तो स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपिका सिन्हा ट्यूटोरियल में। और जैसा कि हम हमेशा से आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब भी आएंगे कोई ना कोई अच्छा टॉपिक लेकर के ज़रूर आएंगे जो कि आपको फ़ायदा दे और आपके एग्ज़ाम में वो आए, वहाँ से क्वेश्चंस आए और जिसको आपको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाए। तो उसी प्रॉमिस के साथ लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी एजुकेटर डॉक्टर दीपिका सिन्हा। और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, बेल बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ और आपके एग्ज़ाम को और आसान बनाने के लिए मैं बहुत सारे प्रयत्न करती हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी उत्साह और इसी एनर्जी के साथ। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि जो पुराने लोग कहते थे कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये कुछ गलत नहीं होगा बिकॉज ऑफ कि हमारा जो भारत देश है इसको जब भी इसमें आक्रमणकारियों ने प्रवेश किया है हमारे घर के लोगों ने सहायता की है और जिस कारण हमारा भारत देश हमेशा से लुटा। और जो कि आप आज जो स्थिति देख रहे हैं, हमारा जो भारत है वो डेवलप नहीं डेवलपिंग कंट्री है। एक ज़माने में वो डेवलप ही था क्योंकि इसके पास इतनी अकूत संपदा थी, इतना सारा धन था कि लोग सुन के यहाँ पे अटैक करने आते थे और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत सब लेकर के जाते थे, तब भी ये खाली नहीं होता था। तो इतनी रिच कंट्री में हम लोग आज के टाइम पे रहते हैं और जिसका इतिहास बहुत ही रिच है, इतिहास भी रिच है और यहाँ के इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी भी बहुत रिच हैं। तो वो रिच होकर के गए, तो उन्हीं में से बहुत सारे रिचेस्ट आक्रमणकारी ये रहे, जैसे कि तैमूर रहे। ये लोग आए और यहाँ से बहुत सारी अकूत संपदा लेकर के गए और लेकर के ही नहीं गए बल्कि यहाँ की ख्याति जगह जगह फैलाई, देश विदेश में भी फैलाई। और देश विदेश में फैलाने का नतीजा ये निकला कि वो लोग यहाँ के इतिहास और यहाँ के कल्चर से अट्रैक्ट होकर नहीं आए, वो लोग यहाँ के धन दौलत के बारे में सुन करके यहाँ अट्रैक्ट होकर आए। और जिसका कारण ये रहा कि हमेशा हमारे भारत देश पर बाहरी आक्रमणकारियों ने अटैक किया और हम उस अटैक का हिस्सा बने। और आखिरी अटैक तो आप जानते ही हैं, अंग्रेज़ ऐसे आए कि बस के गए यहाँ पे और बस के क्या गए, लूट के गए और अभी तक हम लोग उससे उभर नहीं पाए हैं। तो उन्हीं आक्रमणकारियों में एक थे तैमूर। तैमूर जो थे वो आए और धन संपदा के बारे में सुन के और यहाँ से बहुत अकूत धन संपदा लूट करके लेकर के गए। और लेकर के नहीं गए, मध्य एशिया में उन्होंने ख्याति भी फैला दी भारत की कि वहाँ बहुत सारा धन है। अब बहुत सारा धन है तो लोग यहाँ पे आए तो क्या हुआ कि यहाँ पर से लूटपाट मची और कत्लेआम हुआ और लोग यहाँ से धन दौलत लेकर के गए। उसी में से एक थे बाबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है क्योंकि हमारे भारत देश का इतिहास जो है, मुगलों का इतिहास बाबर से ही शुरू होता है और इब्राहिम लोदी के ख़त्म होने पर और बाबर के शुरू होने से स्टार्ट होता है। तो इब्राहिम लोदी कौन थे? वो सल्तनत काल के थे और जो लास्ट सल्तनत काल के शासक थे वो इब्राहिम लोदी थे। तो इब्राहिम लोदी को ख़त्म करके उसके बाद बाबर जो है यहाँ के दिल्ली से लेकर के आगरा तक के राज्य पर उन्होंने राज्य हासिल किया। पर ये सब जानने से पहले हमारा जानना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि बाबर थे कौन, कहाँ से आए, कैसे क्या हुआ। तो बाबर जो थे वो ट्रांसऑक्सियाना के एक छोटे से राज्य फरगना के निवासी थे और बड़ी ही कम आयु में उनको वो राज्य की गद्दी प्राप्त हुई थी। तकरीबन उनकी आयु 12 वर्ष की रही होगी। तो उस समय उनको राजगद्दी मिली थी और उनका जन्म जो है अगर हम देखते हैं तो वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ है। और वैलेंटाइंस डे आप जानते ही हैं 14 फरवरी, और कब हुआ है? 1483 में हुआ है। और उसके बाद उनको एक छोटे से राज्य फरगना का शासक या राजगद्दी हासिल हो गई। तो इतनी कम आयु में राजगद्दी हासिल हुई तो इसका मतलब ये भी होता है एक तरीके से कि इनको अनुभव की भी कमी थी। तो बहुत सारे लोगों का इनको साथ भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों का साथ नहीं भी मिला होगा। तो उनमें से जो साथ मिला तो ठीक है, साथ नहीं मिला तो भी ठीक है। और किसी दूसरी जगह भागना, किसी दूसरे देश देश की धन संपदा को लेना, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि फाइनेंशियली वीक थे।
इनके पास वित्त संपदा या वित्त सहायता या वित्त की कमज़ोरी थी, तभी तो ये भारत देश की तरफ आकृष्ट हुए और इन्होंने उसकी धन संपदा को लूटने के बारे में सोचा। तो बाबर इस प्रकार से सुन करके हमारे यहाँ आए। इनके जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। अब तैमूर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब तैमूर के वंशज थे तो तैमूर ने तो अपनी सारी ख्याति बताई होगी। और तैमूर की तरफ से इनके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। तो वो जो कुतलुग निगार खानम के भी वंश के बारे में आप जान जाइए, वो चंगेज़ खां के वंश की थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि बाबर कितने पावरफुल वंश के थे, क्योंकि ये माता पिता दोनों की तरफ से बहुत पावरफुल वंश के थे। तो यहाँ पे तो इनका वंश क्लियर हो जाता है। और उसके बाद ये जब भारत आते हैं तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वो अब उस तरफ हम लोग थोड़ा सा रुख करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो चलिए कुछ बहुत ज़रूरी बात देख लेते हैं। उस समय भारत की स्थिति क्या रही और बाबर को कैसे मौका मिला भारत में आने का। तो उस समय पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि बाबर जो आए थे वो इसलिए आए थे, ज़्यादा उनका कारण ये था कि काबुल से आए उनको बहुत कम हो रही थी, तो आय के साधन कम थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि धन एक मुख्य कारण था, क्योंकि उन्हें रन करना था, क्योंकि वो एक शासक थे। भले ही छोटे से राज्य के थे, बट उनके नीचे कुछ तो जनता रही होगी जिसका भरण पोषण उन्हें करना था। उन सबको लेकर के वो आ गए। और यहाँ की हमारे देश की तो आप हालत जानते ही हैं कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे, और छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, और सबके अपने ही कुछ ना कुछ फ़ायदे हुआ करते थे, और सब अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। बट किसी ने पूरे भारत देश को एकजुट करके नहीं सोचा कि अगर हमारा भारत देश में कोई बाहरी आता है तो सभी पिसेंगे और अकेले हम ही नहीं पिसेंगे। तो यही हुआ भारत देश के साथ भी, और यहाँ की जो भी आम और प्यारी हमारी जनता थी उसके साथ हुआ। और हुआ क्या कि उत्तर पश्चिम की स्थिति बहुत नाजुक थी, वहाँ राजा आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक अफ़गान सूबेदार रहा करता था जो लगभग अपने आप को शासक ही घोषित कर लिया था, जिसका नाम था दौलत खां लोदी। अच्छा, दौलत खां लोदी अफ़गान हुआ करते थे, और उस टाइम पे भारत में अफ़गान शासकों का राज्य था लोदी वंश का। तो सिकंदर लोदी की तो मृत्यु हो चुकी थी 1517 में, और इब्राहिम लोदी शासक बन चुके थे। इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, जैसा कि इतिहास में बताया जाता है कि उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, और बहुत ही छोटी सेना के साथ बाबर भारत पे आए थे। बट वही बात, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही हुआ, और भेदी ने सारी भेद खोल दिए। और हुआ क्या, बस बाबर को मौका मिल गया, छोटी सी सेना के साथ उन्होंने इस लड़ाई को जीत लिया। लड़ाई का नाम था पानीपत का युद्ध, और इसको इब्राहिम लोदी के साथ उन्होंने लड़ा, और लड़ा ही नहीं सिर्फ, और जीता भी। उसमें उन्होंने कुछ उस्मानी तोपचियों का इस्तेमाल किया था, तोपचियों लेके आए थे उस्मानी, और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इनको लेकर के आए थे। बहुत ही अच्छे तोपची हुआ करते थे, तो उनको लेकर के आए थे। उन्होंने बहुत सहायता की इनको युद्ध में विजय दिलाने की। तो इस प्रकार से पानीपत का युद्ध ये जीते। बट उससे पहले इन्होंने भेरा के किले को जीता था। भेरा का किले बहुत ही मतलब भेरा किले के बारे में कहा जाता है बहुत शक्तिशाली किला था, उसको इन्होंने जीता था। उससे पहले इन्होंने अपना लोहा मनवा दिया था भारत को। तो उसके बाद ये पानीपत का युद्ध हुआ। इसके अलावा मेवाड़ से इन्होंने राणा सांगा से भी युद्ध किया था। और इस प्रकार से उन्होंने कई युद्ध किए। तो ये एक पहला युद्ध था जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, जो कि एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ भारत के इतिहास में। और मुगलों का आगमन भारत देश में यहीं से होता है, और उनका इतिहास यहीं से भारत देश में शुरू होता है मुगलों का। बाबर यहाँ के इन्वेडर के रूप में आए ज़रूर, लेकिन भारत देश को उन्होंने अपनाया ही नहीं, बल्कि यहाँ पे प्रगति की आए। तो आक्रमणकारी के रूप में थे, बट इन्होंने यहाँ पे बस करके इस देश को अपना बना लिया। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि बाहरी देश के थे और विदेशी थे, तो उनको भी असुविधा हुई होगी और हमें ज़्यादा असुविधा हुई। तो हमें क्या क्या असुविधा हुई आगे की क्लास में ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा और भी युद्ध हुए, तो चलिए उन युद्धों को भी देख लेते हैं ज़रा सा। दूसरी लड़ाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लड़ाई है खानवा की लड़ाई, जो कि 1527 में होती है, और पानीपत की 1526 में हुई थी, जस्ट एक साल पहले। तो उसके एक साल बाद हमारी पानीपत की
लड़ाई के 1 साल बाद हमारी खानवा की लड़ाई होती है। खानवा की लड़ाई का मेन हीरो था राणा सांगा। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, और बाबर का कहना था कि राणा सांगा ने प्रॉमिस किया था, उसे उन्होंने तोड़ दिया। अब देख लेते हैं प्रॉमिस क्या था। प्रॉमिस ये था कि राणा सांगा ने उन्हें इनवाइट किया था भारत पर अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। किसको? बाबर को। और जब वो लड़ाई लड़ रहे थे भारत में, तो राणा सांगा ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो इस वजह से वो राणा सांगा से बहुत नाराज़ हो गए बाबर, और उन्होंने कहा कि चलो मैं तो इसका बदला लेके रहूँगा। प्रॉमिस तोड़ दिया उन्होंने। तो इस तरीके से बाबर ने इस तरीके से खानवा का युद्ध लड़ा कि बाबर की सेना डर गई। डरी क्यों? क्योंकि उसने सुना राणा सांगा के बारे में कि वो बहुत ही प्रतापी शासक है और युद्ध जीतता ही आया है। बहुत ही उसके सेना में 2 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा 10,000 घुड़सवार हैं। तो घुड़सवार भी कौन से? अफ़गानी घुड़सवार हैं। कैसे अफ़गानी घुड़सवार? अब आप ये सोचेंगे कि अभी तो बोला था कि अफ़गान के विरुद्ध बुलाया है, और उसके बाद बोल रही हैं कि उनके सेना में अफ़गानी घुड़सवार थे। तो जी हाँ, जब बाबर युद्ध लड़ रहा था हमारे यहाँ दिल्ली से आगरा के बीच में, तो उस समय बहुत सारे अफ़गान जो थे उन्होंने राणा सांगा को सपोर्ट करने की बात कही, जिसमें से एक इब्राहिम लोदी का छोटा भाई भी था। तो उसको ये जो छोटा भाई था इब्राहिम लोदी का, उसको ये था लालच कि इब्राहिम लोदी के बाद उसे शासक राणा सांगा बना देगा दिल्ली का। तो वो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा जितने भी राजपूत शासक थे उन्होंने फुल सपोर्ट किया राणा सांगा को। तो इस तरीके से उनका जो सैन्य बल था बहुत ही स्ट्रांग हो गया। अब बाबर की सेना डर गई। बाबर की सेना ने कहा भैया मैं तो नहीं युद्ध लड़ूंगा, बिकॉज ऑफ कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध जीता कैसे जाएगा। तो बाबर ने उनको एक लालच दिया। लालच क्या दिया कि उन्होंने एक जिहाद का नारा दिया और कहा कि हम सच्चे मुसलमान होंगे तो ज़रूर लड़ेंगे। तो भाई अब ये तो बात मुसलमान की अस्मिता पे आ गई। तो अब भाई उन्होंने कहा कि ठीक है हम तो लड़ेंगे। तो देखिए राजा और शासक ऐसे उनका कोई धर्म नहीं होता। उनका धर्म सिर्फ होता है राजधर्म। ठीक है, जहाँ राज्य की बात आती है तो वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। ये एक धर्म का लोभ दिया बाबर ने कि हमारा धर्म खतरे में है। हालांकि धर्म खतरे में नहीं था, लेकिन ये देने का एक ही मोटिव था कि हमें जीत हासिल करनी है, और उन्हें बूस्ट अप करने के लिए इस तरीके की बातें कहीं। तो ये बातें हो गई। उसके अलावा और भी बातें हुई। बाबर ने शराब की सुराहियाँ तोड़वा दी, उसने चुंगी हटा दी, इस तरीके के बहुत सारे काम किए। जो टैक्सेस थे उसने वो हटा दिए, वो कम कर दिए, बहुत सारे लोभ दिए। तो उनकी सेना तैयार हो गई और अल्टीमेटली जीत भी गई उनकी सेना, बाबर की सेना, और खानवा का युद्ध उनके हाथ में आ गया। तो ये रहा खानवा का इतिहास। अब अगला युद्ध देख लेते हैं। अगला युद्ध जो होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेदिनी राय के साथ होता है। मेदिनी राय उस वक्त चंदेरी के शासक हुआ करते थे और उनके साथ ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो भी राजपूतानियाँ थी उन्होंने जौहर किया। जौहर आप जानते ही हैं क्या है। जौहर जो है जिंदा आग में कूदना। अब ये आप खुद सोच सकते हैं कि राजपूतानियाँ अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत के हवाले कुछ भी नहीं सोचती हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं अपनी अस्मिता बचाने के लिए। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने अपने आप को जिंदा आग में झोंक दिया। तो इसे कहते हैं राजपूतानियाँ, और इसे कहते हैं भारतीय नारी। जो भारतीय नारी है वो भारतीय रहेगी, हमेशा रहेगी। उसकी अस्मिता वो खुद बचाना जानती है और वो खुद युद्ध का कौशल जानती है। तो वो कहीं से कमज़ोर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भारतीय नारियों ने, हमारे राजपूतानियों ने जौहर करके मुग़ल शासकों को ये दिखा दिया कि राजपूतानियाँ चीज़ क्या है या भारतीय नारी चीज़ क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये आपका युद्ध भी समाप्त होता है। अब ज़रा सा देख लेते हैं कि भारत पर बाबर के अटैक का महत्व क्या रहा। आपको कुषाण तो याद होंगे, नहीं याद होंगे तो मैं क्लास लूँगी, उसमें आपको बता दूँगी। कुषाण हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के शासक हैं। तो कुषाण भी इन्वेडर्स थे और एक तरीके से खानाबदोश जीवन था उनका, खानाबदोशी थे। तो उनके बाद अगर भारत में काबुल, कंधार को किसी ने ऐड किया है भारतीय राज्य में, साम्राज्य में, तो वो थे मुग़ल में बाबर। तो बाबर का महत्व इससे बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है कि हमारे भारत देश का विस्तार फिर से ये बढ़ गया, और जो कि हमसे छीना जा चुका था। तो इस तरीके से काबुल, कंधार हमारे में आ गए। दूसरी बात,
एक तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक नई युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जिसे तुलगमा पद्धति कहते हैं और इस पद्धति से युद्ध इन्होंने जीते। खाली पद्धति नहीं इस्तेमाल की, इन्होंने पद्धति से युद्ध भी जीते। इसके अलावा इन्होंने ये साबित कर दिया कि तोपखाने और घुड़सवार ये दोनों, अगर इन दोनों का सही तालमेल बैठाया जाए तो किस प्रकार से युद्ध, किसी भी हारे हुए युद्ध को जीता जा सकता है, या फिर किसी भी कम सेना के साथ बड़ी से बड़ी सेना को किस प्रकार से हराया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तीसरी बात, इन्होंने, जो बाबर खुद थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक बाबरी, जिसे इनकी आत्मकथा कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने पेड़ पौधे, वनस्पतियों और यहाँ के राजा राजाओं के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी और बहुत सटीक जानकारी दी। तो उस जानकारी से भी हमें बहुत, हमारे इतिहासकारों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और वही इतिहास जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वहाँ से बहुत सारा इतिहास लिया गया है। तो ये कोई मेरा इतिहास नहीं है जो मैं बता रही हूँ, तो ये सब वहीं से लिया गया है। ये सारी इतिहासकारों की बातें हैं और ये हमें पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी। इसके अलावा इन्होंने ज्यामिति मेथड से बाग बगीचे लगवाए और दिल्ली में भी लगवाया इन्होंने। नूरे अहवन जिसे कहते हैं, या आराम बाग जिसे कहते हैं, दिल्ली वाले जानते होंगे। तो जाइएगा, घुमाइएगा, जो भी दिल्ली में लोकल निवासी होंगे वो जाके घुमाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बाग बगीचों का भी लगवाया और इस प्रकार से उन्होंने, बाबर ने, ना ही सिर्फ एक आक्रमणकारी के रूप में अपनी जो भी अस्तित्व को दिखाया, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी स्थापत्य और या फिर कहें कि बाग बगीचे भी लगवाए। तो बाबर का रोल हमारे भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध या एक टर्निंग पॉइंट के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहीं से हमारे देश में मुगलों का अस्तित्व सामने आता है और एक लंबा पीरियड मुगलों का चलता है, जो कि आपके बहादुर शाह जफ़र तक जाता है। तो बहादुर शाह जफ़र तक पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से मैं आपको समझाती रहूँगी और आप समझते रहेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और चलिए अपने अगले किसी नए टॉपिक में मिलते हैं और नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। अपनी एनर्जी इसी प्रकार से बनाए रखिए और अपना उत्साह कभी कम मत होने दीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए और हम आपके साथ हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।